एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं। आज आपको रियल एस्टेट में निवेश के लिए मौजूद अलग अलग विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे घर खरीदने में समझदारी है या फिर रेंट पर रहना है बेहतर। सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, चाहे कुछ भी कह दें, अपना घर, मकान, ये एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो कि हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर अचीव करे। ऋषिकेश, जिस घर में हम खुद रहते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। जो घर हमें खरीदने के बाद कुछ कमाई करके दे, उससे हमें कुछ रिटर्न मिले, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये जो एक कंफ्यूजन है, ये कितना प्रेवलेंट है अभी भी लोगों में कि उनको लगता है कि उन्होंने घर खरीद लिया, उसमें वो रह रहे हैं, उनका वो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन उसी घर को कल को जाके वो रेंट पर देते हैं, तो शायद उसको हम इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। तो एक तो कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट का जो एक कंफ्यूजन है, उसमें कितना डिफरेंस है और ये कैसे आपके प्लानिंग में शामिल होता है? जी बिल्कुल। और सबसे पहले नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते स्वीति जी, और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि दो पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू ये होता है कि कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो एक इमोशनल एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है, जो निवेश होता है या इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप घर में करते हो, तो मेरा सरल कहना यह है कि क्या आप 6% के इन्वेस्टमेंट के लिए 8% का लोन कभी लोगे? तो उसका उत्तर नहीं है। कि आप 8% पे लोन लेते हो और 6% के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो, ये एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जब मैं 6% का इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके दो माध्यम होते हैं जहां से आपको रिटर्न मिलता है। सबसे पहला माध्यम होता है अप्रिसिएशन। अगर हम अप्रिसिएशन देखें तो अप्रिसिएशन पिछले कुछ 5-10 सालों में बहुत कम रहा है। अगर आप ऑल इंडिया नंबर्स देखें तो 3.3% का अप्रिसिएशन हमने देखा हुआ है। तो अगर अप्रिसिएशन के बलबूते पे तो बहुत कम 3-4% का अप्रिसिएशन होता है। और रेंटल यील्ड्स, ये दूसरा माध्यम होता है इनकम कमाने का रियल एस्टेट से, वो करीबन 2 से 3% होता है। तो अगर वो दोनों को मिला दो तो 6% का रिटर्न मिलता है। बल्कि आप सामने इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो करीबन 8% का होता है। ये हुआ अगर आप लेवरेज या आप लोन लेके घर खरीदो। अगर आप लमसम भी खरीदते हो तो आप जो पैसा डालने वाले हो, तो आप अगर आपको एक ऑप्शन है जहां पे आपको 13% का रिटर्न मिलता है, जब आप 80% इक्विटी में डालते हो, 20% डेट में डालते हो, इस हिसाब से भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 12-13% का रिटर्न बनता है। तो 12-13% का रिटर्न एक जगह पे और दूसरी जगह पे 6% का रिटर्न, एक क्लियर आर्बिट्राज है 6% का। तो आप ये गंवाना नहीं चाहोगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे तो क्लियरली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कंजम्पशन के हिसाब से, बिकॉज एक इमोशनल एंगल आ जाता है, एक इमोशनल पहलू आ जाता है, तो वो अलग बात होती है। तो मेरा कहना यह है, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, निवेश अगर करना है, तो रियल एस्टेट ये चक्रीय या सिक्लिकल एसेट क्लास है। तो ये साइकिल जो है रियल एस्टेट का, ये बहुत अच्छा साइकिल नहीं है रियल एस्टेट के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इक्विटी और डेट में अगर आप निवेश करो एसेट एलोकेशन करके, तो काफी मुनाफा होगा। ऋषिकेश, जब हम प्रॉपर्टी में हमें जब इन्वेस्ट करना होता है, आउट ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस, आपको भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है। एक साथ इकट्ठा पैसा आपके पास होना चाहिए प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए, उसको ओन करने के लिए। पर एक तरीका ये भी है कि आप क्यों ना स्टॉक्स में, उन शेयर्स में निवेश करें जो कि रियल एस्टेट में पैसे लगाते हों। तो रीट्स, ये कैसा तरीका है? रीट्स ये एक इंटरनेशनली तो बहुत पुराना माध्यम है निवेश करने का, लेकिन इंडिया में काफी नया माध्यम है निवेश करने का। ये बहुत ही कम समय हुआ है इनको लॉन्च होके। करीबन 3 से 4 रीट्स अवेलेबल है इंडिया में। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहली बात तो ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए 3-4-5 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, जो इनका फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जितना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है, तो हम देखते हैं कि 6 से 9% के बीच में इसका रिटर्न बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है लिक्विडिटी या तरलता, ये दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप रीच में निवेश करो तो।
और अगर निफ्टी का रिटर्न देखो फॉर द सेम टाइम, तो जैसे क्षितिज जी बोल रहे थे 13-14% का रिटर्न हम निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं हम कहते हैं कि रीट्स में निवेश करने की जगह पे आप कैपिटल में ना मार्केट्स में निवेश करो, जो काफी इवॉल्व है, पता है हमको कहाँ निवेश कर रहे हैं, तो काफी फायदेमंद होगा। दूसरी चीज ये है कि किसी भी निवेश का या किसी भी माध्यम में आप निवेश करते हो तो इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक मूलभूत वैल्यू होती है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं देखूं कि उसकी अंडरलाइन जो है वो एक रियल एस्टेट है, भले ही माध्यम कुछ भी हो, लेकिन अंडरलाइन जो एसेट क्लास है वो रियल एस्टेट है, अगर उसमें ही अप्रिसिएशन होने की गुंजाइश बहुत कम है तो वहां निवेश करने से फायदा काफी कम होगा। आज की तारीख में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक चक्रीय या सिक्लिकल एसेट क्लास है, और ये एसेट क्लास का ये साइकिल फिलहाल तो नहीं चल रहा है। कारण इसका यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, काफी हद तक डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, और उसके सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, और उसकी वजह से प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो ये सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा कि रीट्स में निवेश करना एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो प्लानिंग के एंगल से समझूं, क्योंकि मानिए किसी को घर खरीदना ही है और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप उतना पैसा इकट्ठा कर लें जो कि आपको आपके जो घर खरीदने का सपना है उसको फुलफिल कर पाए। डेफिनेटली कुछ तो आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन वो जो डाउन पेमेंट का पैसा है वो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से कर सकते हैं। तो ऋषिकेश, समवन इन 30s माने 35 का है कोई, उनको 10 साल के बाद या माने 5-7 साल के बाद अपना घर खरीदना है, तो कैसे प्लानिंग करे, कैसे फंड्स होते हैं जिसपे पैसे डालने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि ये जो घर खरीदने का जो ये सपना है वो थ्रू म्यूचुअल फंड जर्नी पूरा कर लें तो आपका पैसा भी डबल हो गया, म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा भी बढ़ गया और आपके घर का सपना भी पूरा हो जाए। अगर किसी का सपना है कि घर खरीदना ही है 10-15 साल के बाद, तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। एसआईपीज करनी बहुत जरूरी है। एसआईपीज करते करते एक एक 50% का कॉर्पस अगर बन भी जाए आपका, समझो आपको 1 करोड़ का घर है, तो आज की कीमत उसकी 1 करोड़ होगी, लेकिन आप 7% का भी अप्रिसिएशन लोगे तो 10 साल के बाद 1 करोड़ की कीमत 2 करोड़ हो जाती है, विद अप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो उसकी कीमत 2 करोड़ हो जाती है। तो आज से ही हमको एसआईपी इस तरह से चालू करनी चाहिए कि 10 साल के बाद हमारा कॉर्पस 1 करोड़ तक पहुंच जाए। तो 50% के कॉर्पस हमारे पास हो जाएगा। 10 साल के बाद फिर भी हमको लोन लेना जरूरी है कि 20% का हमको डाउन कर पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी के 80% जो है उसका लोन ले सकते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट में लेवरेज करना बहुत जरूरी है। पूरा पैसा जो है वो अपफ्रंट पे करना कभी भी प्रूडेंट नहीं होता है। 20% अपफ्रंट पे करो, 80% का लोन लो, 8% पे लोन लो, बाकी अगर आपके पास पैसे बचे भी हो तो वो आप इन्वेस्ट करो जो आपको 13-14% देंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपका क्लियर आर्बिट्राज होता है, क्योंकि आपका जो 80% का जो लोन लिया है, अगर वो आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वो 13% पे ग्रो होगा और आप 8% पे लोन लेके घर खरीद सकते हो। तो सबसे पहली बात है तो एसआईपी चालू करना बहुत जरूरी है। 10 साल में फ्यूचर वैल्यू ऑफ द हाउस कितना होगा, आज अगर 1 करोड़ का घर है तो 10 साल बाद उसकी कीमत 2 करोड़ होगी, उस हिसाब से एसआईपी करना बहुत जरूरी है। कम से कम 20% आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप निवेश कर पाओ। बिल्कुल, तो कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। जितना जल्दी आप प्लान करें, मतलब आपने माइंड में रख लिया है कि आपको खरीदना है घर, वो भी अगर मेन सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, Tier 1 सिटीज में रहते हैं, तो आपको तो और भी ज्यादा पहले प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर तो प्रॉपर्टीज काफी हाई रेट्स पर मिलती हैं। इसलिए इस पर बातचीत करने के लिए ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं।